इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आपको दिखाएंगे बंगाल में चोट लगने के बाद पहली बार आज ममता दीदी कहां करने वाली है रैली। साथ ही आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में कोरोना के हालात कैसे हो रहे हैं बद से बदतर। लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जिसे देखकर हर कोई हैरान है। नौ बजे की 9 बड़ी खबर की शुरुआत लखनऊ की खबर से, जहां मोहनलालगंज में बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता ने आत्महत्या की, सुसाइड की कोशिश की। अंकिता ने लखनऊ में रविवार देर रात अपने घर के बाहर अपनी कलाई की नस काट ली। मामले की खबर मिलने के बाद पुलिस ने आनन फानन में अंकिता को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। इस बीच अंकिता ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही आयुष और उसके घर वालों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग भी की है। आपको बता दें कि हाल ही में सांसद के बेटे आयुष पर जानलेवा हमला हुआ था। बाद में मालूम हुआ कि आयुष पर गोलियां बरसाने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का साला ही था। इसके बाद आयुष की तरफ से कहा गया कि उसे उसकी पत्नी ने जान से मारने की कोशिश की। चीजें गलत है ना, जिसकी कोई गलती ना आप उसको फंसा दोगे। मैं तो कोई गलती भी नहीं की थी, तभी मैं सजा भुगत रही हूँ। किसकी गलती? सारी जो भी आए उसने किया, उसने क्यों किया मुझे नहीं पता। तब मेरी जिंदगी बर्बाद करने का हक किसको था? ऐसे आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो, तो शादी करते हो, सारी चीजें करते हो, उसके बाद जो मर्जी छोड़ दिया। ऐसे फर्क तक नहीं पड़ता मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं जाऊंगी कहाँ? कुछ रास्ता नहीं है ना दूसरा मेरे पास। थक चुकी हूँ इन चीजों से, इन लोगों से। मैंने हर संभव प्रयास किया, हर जगह गई, किसी प्रकार की कोई मुझे मदद नहीं मिली। तो मुझे नहीं समझ जीने का कोई फायदा है। आयुष बस वापस आए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सारी चीजें मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। कहने को कुछ नहीं छोड़ा है, ना इसने ना किसी और ने। परेशान हो चुकी है मैं, जीना है ही नहीं। कितने दिन के लोग मुझे यहाँ पे रख लेंगे, कोई फायदा नहीं है। सारी गलती जो भी, जिसकी गलती इंसान पे नहीं, मेरे ऊपर मत दी गई। जिस इंसान की कोई गलती कहीं भी नहीं थी, बस ये गलती की थी, मैंने उस इंसान पे भरोसा कर लिया था। कभी किसी पे भरोसा नहीं करना है लाइफ में। एक चीज सीखी बहुत अच्छी सी, कभी चाहे सब झूठे होते हैं। आयुष मुझे नहीं पता था वो इंसान इतना झूठा निकलेगा। हर बात झूठे आरोप, जो चीजें उन्होंने करी मेरे साथ, मैं तब भी उसको माफ तक करने के लिए अभी भी तैयार हूँ। जो भी उसने किया मैं हर चीज को माफ कर दूँ, पर फिर भी इतना गलत कर रहा है मेरे साथ। इसे आप कह रही है कि आप तैयार हैं, तो आपको लगता है आयुष उस तरफ कुछ कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं? आयुष का कोई कदम नहीं है, मुझे पता है। अपने घर वाले जी, वो अपने घर वालों के साथ ही है। अब आगे कैसे, क्या प्लान है आपका जिंदगी के लिए? आज तो मैं कोर्ट जाने वाली हूँ, बट यहाँ के लोग मुझे रिलीज नहीं करने देंगे, क्योंकि ताकि मैं कोर्ट जाऊंगी, मुकदमा फाइल होगा, तो मुझे पुलिस नहीं जाने देगी। कोर्ट में क्या, क्यों जाना चाहते हैं? मुकदमा फाइल करने के लिए। आयुष के खिलाफ? जी हाँ। क्या मुकदमा करेंगे? 156 के तहत जो जायज मुकदमे होते हैं वो सारे होंगे उनके। और जिन्होंने मेरे मानहानि करी है, जैसे मेरे सामान को नुकसान पहुंचाया, उन सब पे मुकदमा होगा। इसलिए मुझे यहाँ पे बिठाया गया ताकि मैं यहाँ से निकल। मेरा फोन तक छीन लिया गया है। मैंने जुर्म तो नहीं किया ना कोई, तो फिर मेरी जब कुछ नहीं है तो मेरा फोन तो मुझे वापस मिलना चाहिए। अंकिता ने खुदकुशी से पहले देर रात एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने पति आयुष पर गंभीर आरोप लगाए थे। अंकिता ने इस वीडियो में जान देने की बात कही थी और इसका जिम्मेदार बीजेपी सांसद कौशल किशोर और परिवार को बताया था।
दिया खाना, गैस सिलेंडर नहीं था, कुछ भी नहीं। एक बार सोचा नहीं मैं क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी, सारी चीजें मेरी गई है। तुमको तो तुम सब कुछ मिल गया। अंकिता ने वीडियो में कहा कि आयुष ने उसके साथ धोखा किया है। क्यों भी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी, तुमने जो भी किया मेरे साथ तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। अंकिता इस वीडियो में अपनी मौत का जिम्मेदार पति आयुष समेत पूरे परिवार को बता रही है। मुझे तुम हो आयुष, तुम ही हो, तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई विकास किशोर है और कोई नहीं है। अंकिता के वायरल वीडियो से पहले रविवार को ही आयुष किशोर खुद मड़ियाओं गांव पहुंचे और पुलिस के सामने बयान दर्ज कराए थे। आयुष ने खुद को बेकसूर बताया है। आपको बता दें कि सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर खुद पर फायरिंग कराकर साजिश करने और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज है। और अब बात बंगाल चुनाव की, जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच जोरदार टक्कर है। चोट के बाद ममता बनर्जी की आज पुरुलिया में पहली रैली है। जब व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी बंगाल की सियासी पिच पर उतरी तो नजारा कुछ ऐसा था। आगे आगे व्हीलचेयर पर ममता, पीछे समर्थक और साथ में भतीजे अभिषेक बनर्जी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी पहली बार किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में पहुंची थी, लिहाजा उन्होंने इस मौके को खूब भुनाया। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। এবং এখনো বলি, যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে দিদি আপনার যন্ত্রণা কেমন আছে, আমি বলি যন্ত্রণাটা এখন থাকবে, আমাকে দরকার 15 दिन बेड टेस्ट होते বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড টেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে এবং সে মনের জোর আমি আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি। ममता बनर्जी ने बैटिंग की पिच तैयार कर ली है। अब आज से चौके छक्कों की बारी है, यानी आज ममता बनर्जी पुरुलिया में रैली करेंगी, 16 मार्च को बांकुरा में और 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी। रविवार के रोड शो के बाद ममता ने न मोदी का नाम लिया, न पैर टूटने को साजिश बताया। दरअसल चोट के बहाने ममता बनर्जी अब बंगाल से हमदर्दी लेना चाहती है। रविवार की रोड शो से पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट कर अपने इरादे भी साफ कर दिए थे। हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं अब भी बहुत दर्द में हूँ, लेकिन उससे ज्यादा अपने लोगों का दर्द महसूस कर रही हूँ। अपनी पूज्य धरती की रक्षा की लड़ाई में हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहेंगे, लेकिन हम कायरों की तरह कभी घुटने नहीं टेकेंगे। चोट के बहाने ममता बनर्जी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन बीजेपी इसे साजिश बता रही है। बीजेपी ने इस मसले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की और चोट का मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, एक दिन में प्लास्टर, दूसरे दिन में प्लास्टर कट गया, दूसरे दिन में उनको घर भेज दिया गया, तीसरे दिन वो जुलूस निकाले। इतना बड़ा जो उनके साथ उन्होंने 120 किलोमीटर दूर लाकर उनका इलाज कराया, तो हमें शक है कि कहीं डॉक्टर को प्रभाव में डालकर ये काम तो नहीं किया गया। ममता बनर्जी को लगी चोट को चुनाव आयोग ने साजिश नहीं बल्कि एक हादसा बताया। चुनाव आयोग ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ममता के सिक्योरिटी डायरेक्टर और पूर्वी मिदनापुर के डीएम को पद से हटा दिया है। जिस चोट को सीएम ममता बनर्जी साजिश बता रही थी, उसे जांच के बाद चुनाव आयोग ने केवल हादसा बताया है। दीदी ने इल्जाम लगाया था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर हमला किया, लेकिन चुनाव आयोग ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। यानी ममता बनर्जी ने अब तक चोट को लेकर जो कुछ कहा वो सफेद झूठ साबित हुआ। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ था। ममता को लगी चोट कोई साजिश नहीं बल्कि एक हादसा है। ममता बनर्जी की सुरक्षा में हुई चूक की वजह से उनके पैर में चोट आई। ममता बनर्जी को लगी चोट ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने सच सामने ला दिया है। हालांकि ममता के भतीजे अभिषेक अब भी हमले वाले आरोप पर अड़े हैं, लेकिन खास बात यह है कि चुनाव आयोग ने इस चोट के बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी की है। गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन में 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे।
पश्चिम बंगाल के झारग्राम और रानीबंध में अमित शाह की जनसभाएं हैं, तो वहीं असम के गुवाहाटी में भी उनका कार्यक्रम है। अमित शाह आज सबसे पहले झारग्राम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो झारग्राम से ही स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के सम्मान में बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के रानीबंध में भी अमित शाह एक रैली करने वाले हैं। अमित शाह की सुबह 11 बजे झारग्राम में जनसभा है, तो वहीं दोपहर 1 बजे रानीबंध में अमित शाह रैली करेंगे। बंगाल में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रही बीजेपी का जोश हाई है। रविवार को खड़गपुर में अमित शाह के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब इसका सबूत है। इस दौरान अमित शाह ने इंडिया टीवी पर दावा किया कि बंगाल में बीजेपी 200 सीटें जीतने वाली है। कितनी सीटें बीजेपी को मिलेगी? 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। सर, ये मुकाबला 3 सीट से 200 सीट का देख रहे हैं, जो 2019 में मिली थी 18 सीटें, उससे 200 सीट का देख रहे हैं। देखिए, चुनाव एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट आधी सीटें हम जीते हैं। मुझे भरोसा है इस बार 200 सीटों के साथ हम जीतेंगे। देश भर में कोरोना एक बार फिर से तेजी से फैलना शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,500 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक बार फिर महाराष्ट्र कोरोना के बढ़ते मामलों में नंबर 1 पर बना हुआ है, और यही कारण है कि आधी रात से नागपुर में लॉकडाउन शुरू हो गया है। नागपुर में ये लॉकडाउन फिलहाल 1 हफ्ते के लिए है। 1 हफ्ते के बाद फैसला होगा कि आगे क्या करना है। इन तस्वीरों में आप मुंबई के जुहू बीच, गिरगांव चौपाटी, दादर, मुंबई की क्रॉफोर्ड मार्केट के हालात देख रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों की वजह से महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ लौट रहा है, और यही वजह है कि महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 16,620 नए केस सामने आए। पिछले साल 1 अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा केस है। कल राज्य में 50 लोगों की मौत हो गई है। नागपुर में देर रात से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जो 21 मार्च तक चलेगा। नए साल में पहली बार देश के किसी शहर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है। इससे पहले परभणी, औरंगाबाद, जलगांव में आज सुबह ही 2 दिन का लॉकडाउन खत्म हुआ है। जहां तक मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1963 नए केस सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस स्पीड से मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। देश भर के सरकारी बैंकों में आज और कल दोनों दिन कोई काम नहीं होगा। सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है। आज और कल बैंकों की 2 दिनों की हड़ताल है। केंद्र सरकार की ओर से देश के कई बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके विरोध में बैंक की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है। पिछले 1 महीने से करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के मुताबिक आज और कल सरकारी बैंकों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। एसबीआई समेत देश के कई पीएसयू बैंक इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के मुताबिक करीब 10 लाख बैंक के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। वित्त मंत्री ने बजट का ऐलान करते समय इस साल 2 सरकारी बैंकों और 1 इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसकी वजह से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के 9 यूनियनों ने 15 और 16 मार्च को देश भर में हड़ताल करने की घोषणा की है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक हैं, उसके बाद इनकी संख्या घटकर 10 रह जाएगी। 2 बैंकों का निजीकरण 2021-22 में किया जाना है, जिसे लेकर विरोध है। बैंकों की हड़ताल के कारण आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एंटीलिया केस में सचिन वाजे पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा। रिमांड पर लेने के बाद एनआईए ने सचिन वाजे से पूछताछ तेज कर दी। एनआईए अब ये पता लगा रही है कि वाजे का आईएम के आतंकवादी तहसीन अख्तर से क्या संबंध है। महाराष्ट्र के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के चीफ और एक जमाने के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजे पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि सचिन वजे ने ही जिलेटिन रॉड से भरी स्कॉर्पियो कार मुकेश अंबानी के घर के पास पार्क करवाई। अब एनआईए को ये पता करना है कि वजे ने ये किसके कहने पर किया, और इस करतूत की जिम्मेदारी लेने वाले संगठन जैश उल हिंद और टेलीग्राम के जरिए जिम्मेदारी लेने वाले इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी तहसीन अख्तर से सचिन वजे का क्या कनेक्शन है। कल सचिन वजे को एनआईए ने जब कोर्ट में पेश किया तो एनआईए ने जज से कहा
कि एंटीलिया के पास विस्फोटक SUV रखवाने के केस में NIA को सचिन वजे के रोल के कई इनपुट्स मिले हैं। NIA ने यह भी कहा कि सचिन वजे इस केस में शामिल होने की बात को मान चुके हैं। 2004 में पुलिस की नौकरी से सस्पेंड होने के बाद सचिन वजे शिवसेना में प्रवक्ता बने। शिवसेना जब सत्ता में आई तो वजे को नौकरी में बहाल कर दिया गया और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया गया। अब सचिन के आरोपों में घिरने के बाद उद्धव सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सभी मामलों का गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की, उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। जिस समय मैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री था उस समय भी शिवसेना के नेताओं ने आकर इनको वापस लिया जाए इस प्रकार की मांग रखी थी। उस समय मैंने एडवोकेट जनरल जी को वो पूरी फाइल दिखाई थी। और बटला हाउस एनकाउंटर केस में आज दिल्ली की साकेत कोर्ट सजा सुनाई। साल 2008 में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान फरार होने वाले आरिज खान को अदालत ने दोषी करार देकर सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज पूरे देश की नजरें दिल्ली की साकेत कोर्ट पर लगी हैं, जहां 13 साल पहले हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान को लेकर सजा का ऐलान होगा। आरिज खान उर्फ जुनैद को इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या और कई धमाकों में दोषी करार दिया गया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले आरिज खान उर्फ जुनैद का संबंध आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से है। बाटला हाउस एनकाउंटर के वक्त आरिज उसी घर में मौजूद था। इंस्पेक्टर मोहन शर्मा को गोली मारने के बाद आरिज खान फरार हो गया। इसके बाद 15 लाख रुपए का इनामी आरिज 10 सालों तक पुलिस से भागता रहा। साल 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरिज को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। 9 बजे की 9 खबरों के बाद वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों के लिए राहत भरी खबर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।